कैरस का बेसिक मतलब क्या होता है? एक बहुत ही लविंग सा हग, बहुत ही प्यार भरा हग जो होता है उसको हम कैरस बोलते हैं, लेकिन वो आपका दम घोट देगा। क्रोकोडाइल और हाइनास में से कैसे डिफरेंशिएट कर पाओगे? तो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, आई एम योर इंग्लिश मेंटर Tripti Arora and today we are going to start with our poem number 4 that is How to Tell Wild Animals। ऑल्दो ये पोएम बहुत ही sarcastic या ह्यूमरस वे में हम बोल सकते हैं लिखी गई है, बट स्टिल ये बहुत अलग अलग आइडियाज या तरीके बताती है कि हम अलग अलग वाइल्ड एनिमल्स को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर मैं इस पोएम की बात करूं, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, तो इसका जो टॉपिक है, इसका जो टाइटल है, उसमें हमें अपने आप ही ये पता चलता है कि किस तरह से हम बताएंगे कि वाइल्ड एनिमल्स कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर टेल का मतलब ही क्या है? दैट वी हैव टू आइडेंटिफाई, कि हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि हमारे पास जो भी टाइगर या जो भी एनिमल आ रहा है वो कौन सा एनिमल है। तो अलग अलग कैरेक्टर स्केच बताए हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं एनिमल्स के, और हम किस तरह से उन्हें पहचान सकते हैं। मतलब अगर वो हमारी तरफ आ रहा है तो हम उसे देखकर नहीं पहचान पाएंगे, बट हमें उन्हें अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे जज करना पड़ेगा और फिर उनके बारे में हमें जानना पड़ेगा कि कौन सा एनिमल है जिसने हमें मारा था। तो इसमें हम पढ़ेंगे अबाउट द पोएट, यानी पोएट कितनी ह्यूमरस वे में अपनी पोएम्स लिखती हैं। उसके बाद एक्सप्लेनेशन क्या है हमारी पोएम की, समरी, सेंट्रल आइडिया, टोन ऑफ द पोएट एंड पोएटिक डिवाइसेस क्या क्या हैं इस पोएम के। तो स्टार्ट करते हैं बिना कोई देर करे। सबसे पहले बोल रहे हैं कैरोलिन वेल्स, जिन्होंने ये पोएम लिखी है। शी वॉज बॉर्न ऑन जुलाई 1862 in New Jersey. She is a well-acclaimed American poet and writer. She was born to William E. and Anna Wells. She had a passion for writing from a very young age. बहुत ही छोटी एज से इन्होंने अपने वर्क जो है, अपने टैलेंट्स जो हैं वो लिटरेरी के फॉर्म में शो करना स्टार्ट कर दिए थे। She had a hearing loss caused by the scarlet fever which she was as young as 6. तो जब वो सिर्फ 6 साल की थी, स्कारलेट फीवर उनको हुआ था, उस वजह से उनका लाइक शी बिकेम डेफ, शी हैड लॉस ऑफ हियरिंग। शी रोट टू कॉम्पनसेट द लॉस ऑफ हियरिंग स्टोरीज। She focused on mysteries, parodies and mostly children's literature. क्योंकि ये बच्चों की ही किताबें ज्यादातर लिखती हैं या पोएट्रीज बच्चों के लिए लिखती हैं, तो हम जो इनके आगे पढ़ने वाली पोएम है उसमें भी पढ़ेंगे कि कितनी ह्यूमरस या sarcastic तरीका इन्होंने यूज करा है। ठीक है, तो उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इंट्रोडक्शन हमारी पोएम का, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। In the poem, the poet has explained the characteristics of various wild animals. Poet अलग अलग wild animals के characteristics बताती हैं in a very funny way. She has used the language in a way that it generates humor. उन्होंने use ही इस तरह की language करी है कि हमें बहुत humorous लगे, वो बहुत sarcastic लगे कभी कभी बीच बीच में tone. She is introducing the readers to various kind of wild animals like Asian lion, Bengal tiger, bear, etc. Explaining each of the animals in a very humorous way. हंसी खेल वाले मजाक वाले वे में इन्होंने अपनी पोएम लिखी है और हम रीडर्स को बताना चाहा है कि कौन से एनिमल को पहचानने के लिए हमें कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स पे फोकस करना पड़ेगा उसके। तो स्टार्ट करते हैं हमारी पोएम। सबसे पहला स्टैंजा जो स्टार्ट होता है वो होता है एशियन लायन से, जिसका हम पिक्चर भी यहाँ देख पा रहे हैं। बोल रहे हैं, इफ एवर यू शुड गो बाय चांस टू द जंगल्स इन द ईस्ट, कि कभी अगर गलती से तुम्हें मौका मिले और तुम ईस्ट के जंगल्स में जाओ, तुम्हें वहां जाने की अपॉर्चुनिटी मिले, एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस, और वहां पर अगर गलती से तुम्हारे एडवांस में यानी तुम्हारे सामने, यहां पर शुड टू यू एडवांस में शुड टू यू कन्फ्रंट या आपके सामने आए, कम्स बिफोर यू, तुम्हारे सामने, इन फ्रंट ऑफ यू अगर तुम पाओ, अ लार्ज एंड टाउनी बीस्ट, टाउनी को बोलते हैं हम गोल्डनिश ब्राउनिश कलर का जो होता है, तो जो लायन का कलर होता है गोल्डनिश ब्राउन, गोल्डनिश ब्राउन कलर। ठीक है, तो एक लंबा सा बड़ा सा टाउनी बीस्ट जो है, बीस्ट बोलते हैं बच्चों एनिमल को, तो अगर ये एनिमल आपके सामने आए,
If he roars at you as you are dying, dying is dying, जब आप मर रहे हो तो भी वो आप पे घुर्रा रहा है, अगर ऐसा एनिमल आपके सामने आ जाए, आप उसको देखकर तो नहीं पहचान पाओगे कि वो लायन है, कौन सा लायन है, लेकिन अगर आप मर रहे हो और आप डर के मारे चिल्ला रहे हो तो भी वो आपकी तरफ देखकर रोर कर रहा है, आपको खाने के लिए आगे आ रहा है, यू विल नो इट्स द एशियन, इट इज द एशियन लायन। तो आप समझ जाओगे वहां पर कि आप किसके द्वारा खाए जा रहे हो, एशियन लायन के द्वारा आप खाए जा रहे हो। तो यहाँ पर वो एक फनी वे बताती है कि आपको देखकर तो समझ में नहीं आएगा, बट एक बड़ा सा एक गोल्डनिश ब्राउन कलर का जानवर आपके पास आए और आपको खाने के लिए आगे बढ़े, जब आप मरते हुए चिल्ला रहे हो तो वो समझ जाना कि वो क्या है, वो एशियन लायन होगा। उसके बाद बात कर रहे हैं नेक्स्ट वाले स्टैंजा की, तो बोल रहे हैं और इफ समटाइम व्हेन रोमिंग राउंड, अगर कभी घूमते घूमते आसपास आप घूम रहे हो और घूमते घूमते आपके पास एक नोबल वाइल्ड बीस्ट आ जाता है आपको ग्रीट करने, नोबल वाइल्ड, तो आपके पास एक अच्छा खासा वाइल्ड बीस्ट जो है, एनिमल जो है वो आता है आपको ग्रीट करने, आपसे मिलने, विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, और उसके बॉडी पे ब्लैक स्ट्राइप्स होंगे येलो कलर के बैकग्राउंड पे। जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, और नोटिस करना कि वो तुम्हें खा ही ना जाए कहीं। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसर्न, डिसर्न का मतलब होता है आइडेंटिफाई। ओके कि आपको ये सिंपल सा रूल जो है वो हेल्प करेगा ये जानने में कि आप किस एनिमल के द्वारा खाए जा रहे हो, बंगाल टाइगर के द्वारा। तो आपने टाइगर को कैसे पहचानना है कि उसकी येलो कलर की बॉडी होगी और उस पे ब्लैक कलर के स्ट्राइप्स होंगे और वो आपको खाने के लिए आगे बढ़ रहा होगा, उसी समय आप समझ जाना कि वो एक बंगाल टाइगर है। तो आपकी मौत जो है बहुत ही शान से बंगाल टाइगर के द्वारा हो रही होगी। तो घूमते घूमते ऐसा कोई जानवर आपको मिल जाए जिसके पास हो ब्लैक स्ट्राइप्स येलो ग्राउंड पे, ग्राउंड का यहां पर मतलब क्या है, बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड का भी क्या मतलब है यहां पर, उसका हाइड, स्किन, ठीक है। तो ये हमें ये वाला रूल हमें जानने में हेल्प करेगा कि हम किसके द्वारा खाए जा रहे हैं, एक बंगाल टाइगर के द्वारा खाए जा रहे हैं। एंड आफ्टर दिस, इसके बाद वाले स्टैंजा में बोल रहे हैं इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ, और अगर गलती से आप बच जाओ और आगे घूमने जाओ, स्ट्रोलिंग माने टहलना, ठीक है। तो अगर आप टहलते टहलते आगे पहुंचो एंड बीस्ट यू व्यू, और एक एनिमल आपको दिख जाए whose hide with spot is peppered, peppered is ऐसा डॉट्स जो हैं उस पर पेपर के जैसे, ब्लैक पेपर के जैसे पड़े हुए हैं, as soon as he has leapt on you you will know it's the leopard, और जैसे ही वो आपके ऊपर लीप करके आएगा, यानी आपके ऊपर ऐसे आपको खाने के लिए आएगा, छलांग मार के आपके ऊपर आएगा, तो ये आपको जानने में हेल्प करेगा दैट इट इज द लेपर्ड। ट्विल डू नो गुड टू रोर विथ पेन, ट्विल का मतलब इट विल, इट विल डू नो गुड फॉर यू टू रोर विथ पेन, कोई भला नहीं होगा आपका ये चिल्ला के जोर जोर से कि आप दर्द के मारे चिल्ला रहे हो, उससे आपका कोई भला नहीं होगा, कुछ अच्छा नहीं होगा, बिकॉज ही विल ओनली लेप एंड लेप अगेन। अब आप देखिए यहाँ पर लेप की स्पेलिंग, यहाँ पर तो लेप और लेप ही कर दिया, ऊपर भी देखिए लेफ्ट की स्पेलिंग गलत है, LEAPT होता है और यहाँ पर लिखा है LEPT, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पोएट ने अपने अकॉर्डिंग पोएटिक लाइसेंस यूज करा है, जहां पर वो वर्ड्स की स्पेलिंग्स को राइम बनाने के लिए या वर्ड की स्पेलिंग को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करते हैं पोएम में एक अच्छा राइम और ह्यूमर लाने के लिए। तो इसको हम बोलते हैं बच्चों क्या, पोएटिक लाइसेंस, पोएटिक लाइसेंस, ठीक है। तो एक अगर आपको ऐसा एनिमल मिलेगा और उसकी बॉडी पर ऐसे पेपर्ड स्पॉट्स होंगे तो वो आपको जानने में मदद करेगा कि वो कौन है, वो एक लेपर्ड है, और वो आप देखकर नहीं बता पाओगे, लेकिन आपके पास जब वो लेप करके यानी छलांग मार के आपके ऊपर आ जाएगा तो आपको करीब से दिखेगा, then only you will be able to identify that it's a leopard and you are being eaten by or you are being killed by a leopard. Okay, then it says
Then the poem says, if when you are walking round your yard, और कहीं आप घूमते घूमते अपने बगीचे के आसपास आप घूम रहे हो, and you meet a creature there, और वहां पर आपको एक ऐसा बहुत ही हेयरी सा और बहुत ही कुशनी सा क्रीचर मिल जाता है, who hugs you very very hard, जो आपको बहुत जोर से झप्पी पा लेगा, आपको बहुत जोर से हग कर लेगा, be sure it's a bear, तो श्योर हो जाना आपको हग करने वाला जानवर जो है वो एक बेर होगा, क्योंकि बेर का क्या क्वालिटी होता है कि वो अपने प्रे को पहले दम घोट के मार देता है, बहुत जोर से कैरस देता है और उसकी वजह से वो मर जाता है, सामने वाला दम तोड़ देता है। सो इफ यू हैव एनी डाउट, और अगर आपके अंदर फिर भी डाउट रहे कि वो बेर है जिसने आपको हग करा है, ही विल ओनली गिव यू जस्ट वन मोर कैरस। कैरस का बेसिक मतलब क्या होता है, एक बहुत ही लविंग सा हग, बहुत ही प्यार भरा हग जो होता है उसको हम कैरस बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर कैरस जो है ना, ये वर्ड यूज करा गया है सरकास्टिकली, ठीक है, वो ऐसे आपको प्यार से हग नहीं देगा, वो आपका दम घोट देगा। और अगर आपको ऐसा कोई एनिमल देखने को मिलता है और वो आपसे जोर से हग करता है और आपका दम घोटने लगता है, यानी कि वो एक बेर है और वो आपकी जान पूरी निकाल देना चाहता है। तो अगर बोल रहे हैं, अगर आप फिर भी समझोगे नहीं, आप को अगर डाउट्स रहेंगे ना, तो आप क्या करोगे, आप थोड़ा सा मूवमेंट करोगे अपनी बॉडी का, जब उसने आपको हक कर रखा और थोड़ा सा भी आप मूव करोगे तो वो और जोर से आपको बांध लेगा। तो एक बहुत ही सरकास्टिक टोन में बोल रहे हैं कि आपके अंदर डाउट रहे ना, थोड़ा बहुत तो मूवमेंट करके देख लेना, तो वो आपको पूरी तरह से मार ही देगा। तो ये वाला रूल आपको हेल्प करेगा ये जानने में, ये जो हग वाला जो रूल है ये आपको जानने में मदद करेगा कि आप किसके द्वारा मारे जा रहे हो, एक बेर के द्वारा मारे जा रहे हो। तो ये हमको एक बहुत ही फनी वे में बताता है किस तरह से कि एक बेर आपकी जान ले सकता है। तो बेसिकली ये आइडेंटिफाई करने के तो तरीके नहीं है, ये पहचानने के तरीके हैं कि कौन सा एनिमल किस तरह से अपना प्रे करता है या अपने प्रे को मारता है, राइट, हाउ डू दे किल द प्रे। तो टाइटल बेसिकली गलत है, नॉट हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स बट हाउ टू टेल हाउ द वाइल्ड एनिमल्स प्रे और किल। तो बोल रहे हैं, दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे अ नोवाइस माइट नॉन प्लस, कि जब हम डिस्टिंग्विश करना चाहते हैं यानी डिफरेंशिएट करना चाहते हैं बीस्ट ऑफ प्रे में, यानी कौन सा जानवर कौन सा है और वो अपने कौन से जानवर को मारना चाह रहा है, अ नोवाइस माइट नॉन प्लस, नोवाइस इज अ पर्सन हु इज न्यू टू जॉब, ओके, समवन हु इज अ पर्सन न्यू टू जॉब, कोई ऐसा पर्सन जो नया होता है अपनी जॉब पर। ही माइट नॉन प्लस, नॉन प्लस माने वो कंफ्यूज हो जाएगा, वो पहचान नहीं पाएगा। The crocodiles you always may tell from hyenas thus, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि आपको क्रोकोडाइल्स और हाइनास में कैसे डिफरेंशिएट करना है। देखकर तो आप नहीं बता पाओगे कि कौन सा हाइना है कौन सा क्रोकोडाइल है, भाई आप तो बहुत ही इनोसेंट से हो, है ना, एक नर्ड हो, आपको पता ही नहीं है कौन सा जानवर कौन सा होता है। तो मैं आपको बता देती हूँ, ऐसा पोएट बोल रही है कि आप क्रोकोडाइल और हाइनास में से कैसे डिफरेंशिएट कर पाओगे। तो क्रोकोडाइल्स आर सेड टू हैव, व्हाट डू दे हैव, दे हैव टीयर्स इन देयर आईज व्हाइल दे ईट देयर प्रे, क्योंकि ऐसे बोले जाते ना मगरमच्छ के आंसू। तो बोल रहे हैं हाइनास कम विद मेरी स्माइल्स बट इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स, रोते हुए अपना शिकार खा रहे हैं तो वो है क्रोकोडाइल्स, और हंसते हुए अपने शिकार की तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो वो है हाइनास। क्योंकि हाइनास के लिए अपन ऐसा फ्रेज यूज करते हैं ना कि उनका जो आवाज होता है वो एक बच्चे के लाफ्टर का आवाज होता है, एक बच्चे के हंसने जैसा आवाज होता है। तो अगर वो हंसते हुए आ रहे हैं, इफ दे आर कमिंग विद द लाफ, तो वो हाइनास हैं, और अगर वो रोते हुए अपना शिकार खा रहे हैं तो वो क्रोकोडाइल्स हैं। तो अगर आप कंफ्यूज हो जाएं क्रोकोडाइल्स और हाइनास में, आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाए, आप एक नोवाइस हैं एनिमल्स को जानने में, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। बट अगर वो रोकर शिकार खा रहा है तो वो क्रोकोडाइल है, और वो हंस के अपना शिकार की तरफ आगे बढ़ रहा है तो वो हाइनास है। तो इस तरह से आप अपने दोनों एनिमल्स को आइडेंटिफाई कर पाओगे, क्योंकि देखकर तो नहीं कर पाओगे। उसके बाद बोल रहे हैं द ट्रू कमेलियन इज स्मॉल,
a lizard sort of thing. जो एक्चुअल कमेलियन होता है, जो ट्रू कमेलियन होता है इस तरह का, वो बहुत बड़ा नहीं होता, जो हम मोस्टली अपने घरों में देखते हैं वो उस कलर का नहीं होता, या वो ट्रू कमेलियन नहीं होता। जो ट्रू कमेलियन होता है वो छोटा सा होता है, एक लिजार्ड के साइज का होता है। तो अगर हम लिजर्ड का साइज देखें और ट्रू कमेलियन का साइज देखें, वो दोनों इक्वल होते हैं साइज में। He hasn't ears at all, और उसके ears नहीं होते, and not a single wing, और ना ही उसके बॉडी पे कोई विंग होता है। If there is nothing on the tree, अगर आपको पेड़ पे कुछ नहीं दिख रहा, it's the chameleon you see। तो it's का मतलब होता है it is the chameleon you see, यानी समझ जाओ कि आप कमेलियन देख रहे हो। पेड़ पे आपने हाथ रखा, आपको कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि कमेलियन क्या करता है, कॉमोफ्लेज करता है। तो उसने कॉमोफ्लेज कर लिया और वो कौन से कलर का हो गया है, वो ट्री के कलर का हो गया है। तो अगर ट्री पे कुछ और अलग कलर का नहीं दिख रहा, तो आपने समझ जाना है कि उस ट्री पर कौन है, उस ट्री पर एक कमेलियन है। तो कमेलियन को आइडेंटिफाई करने का तरीका यही है कि अगर पेड़ पे कुछ नहीं दिख रहा, उसी कलर का कुछ तो भी आपको मूव होता हुआ दिख रहा है, तो वो वहां पर क्या होगा, कमेलियन होगा। तो कमेलियन को पहचानना बहुत ही आसान होता है। ये छोटा सा होता है, लिजर्ड के साइज का होता है, और उसके ना तो विंग्स होते हैं और ना उसके ईयर होते हैं। तो आपने उसको किससे आइडेंटिफाई करना है कि पेड़ पे कुछ नहीं दिख रहा, तो वहां पर एक कमेलियन है जिसने कॉमोफ्लेज कर लिया है पेड़ के ही कलर से। So these are some of the funniest ways of identifying an animal or डिफरेंशिएटिंग बिटवीन टू एनिमल्स। तो ये बहुत ही सरकास्टिक और बहुत ही ह्यूमरस सी पोएम है बच्चों बेसिकली। तो ज्यादा इसमें कुछ थीम है नहीं और बहुत ज्यादा आइडियाज इसमें हमें प्लेस करना नहीं है। आगे हमें समरी बता रहे हैं पोएम की। द पोएट इज डिस्क्राइबिंग द वेरियस वाइल्ड एनिमल्स इन वेरी इंटरेस्टिंग एंड मिस्टीरियस वेज। These animals are very dangerous, but the poetess is introducing them one by one in a very funny way. ऐसे कि हमें हंसी आए कि भाई कौन से जानवर के द्वारा खाए जा रहे हो। अगर बड़ा सा टाउनी बीस्ट है तो फिर लायन होगा। अगर आपके ऊपर वो कंटिन्यूस छलांग मार रहा है, जब आपको खा रहा है, आप मर रहे हो तब भी, तो वो लेपर्ड होगा। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि क्रोकोडाइल कौन सा है, हाइनास कौन से हैं, तो अगर हंसी सुन लो, हंसी आ रही है तो हाइनास हैं, और अगर रोना आ रहा है खाते हुए तो क्रोकोडाइल है। तो बहुत ही फनी वे वो यूज करती है। सबसे पहले बता रही है एशियन लायन के बारे में कि अगर हम विजिट कर रहे हैं जंगल्स ऑफ द ईस्ट एंड देयर इफ वी सी एन एनिमल दैट हैज टाउनी स्किन एंड मे रोर that we may die out of fear, इतनी जोर से वो घुर्राएगा कि हम डर के मारे ही मर जाएंगे। It means that we saw an Asian lion, तो समझ जाएंगे कि हम एशियन लायन के द्वारा मारे गए हैं। Next, she explained the Bengal tiger as a royal animal that at once attacks and kills a man, जो एक बार में मार देता है किसी भी आदमी को। She says in a humorous way that if this beautiful black striped animal kills us and eats, then we have surely met a Bengal tiger, कि अगर वो टाइगर ने बिना कुछ करे एक ही बार में हमारा शिकार करके हमें खा लिया है, तो समझ जाना कि हम बंगाल टाइगर के द्वारा मारे गए हैं। उसके बाद बोल रहे आफ्टर दिस शी सेज इफ वी मेट एन एनिमल विद द ब्लैक स्पॉटेड स्किन एंड इट वंस जंप्स ऑन हिम, और एक बार में उस जानवर ने हम पर छलांग मारी है, तो हमें मान लेना है कि वो एक लेपर्ड है। ऑल्सो शी सेज दैट इट विल if one will cry out in pain, हम दर्द से रो रहे हैं तब भी कुछ नहीं होगा, then it may be one of no use as the leopard will not stop attacking him। तो लेपर्ड जो है वो अटैक करना बंद नहीं करेगा, वो कंटिन्यूसली अटैक करता जाएगा, भले ही हम कितना ही रोएं, कितना ही चिल्लाएं। Then she introduces the bear that she says will hug very tightly, क्योंकि वो बहुत जोर से पकड़ लेता है। बेयर अपनी ग्रिप से निकलने नहीं देता अपने प्रे को, because in this way bear may kill a person by hugging him very tightly। बेयर जो है वो बहुत जोर से हग कर लेता है और वहीं पर ही पर्सन को मार देता है। उसके बाद फर्दर एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है रीडर से, डू वी नो दैट द वे ऑफ रिकॉग्नाइजिंग द बीस्ट दैट हंट देयर प्रे, कि कौन सा बीस्ट किस तरह से अपना प्रे हंट करता है। Then she explained about hyenas having smiling faces always and crocodiles which have tears in their eyes while they are eating their prey। It is quite visible when they are killing their prey, क्योंकि वो जब प्रे को खा रहे होते हैं तो उनकी आईज जो होती हैं वो टीयरी हो जाती है, उसमें से पानी निकलने लगता है जब क्रोकोडाइल्स अपने प्रे को खाते हैं। तो उस तरह से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं हाइनास और क्रोकोडाइल्स में। Lastly, in the list of animals, she introduces the chameleon. She says that it is a lizard type of creature which doesn't have ear or wing, just like a lizard.
नॉट विजर्ड बट लिजर्ड। तो लिजर्ड के जैसे ना उसके ईयर्स होते हैं ना उसके विंग्स होते हैं, और वो बिल्कुल प्लेन एनिमल होता है विद सर्टेन स्केल्स ऑन द बॉडी। ओनली दिस इंफॉर्मेशन कैन हेल्प अस to differentiate between a lizard and chameleon. She further says that the chameleon has a quality of changing the color as per the color of the surrounding and surface. क्योंकि जो true chameleon होता है उसमें क्वालिटी होती है कि वो अपने आसपास के सराउंडिंग से camouflage कर सकता है। Therefore, to explain this, she says that if we look around at the tree and if we are seeing the tree only, अगर हमें सिर्फ ट्री दिख रहा है, bare tree दिख रहा है, उस पे कोई भी जानवर नहीं दिख रहा है, तो उस पे जानवर क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पर एक कमेलियन है, उसकी वजह से सारे बर्ड्स उठकर भाग गए हैं और कोई भी जानवर वहां नहीं आ रहा। Then certainly it means that there is a chameleon sitting on it and it has already turned its color to brown just like the branch of the tree. वो already अपना कलर जो है वो छुपा चुका है ट्री के ब्रांच के कलर से। So this was the entire summary of all the animals जो हमें पोएटेस ने समझानी चाहिए थी। अब हम देख लेते हैं सेंट्रल आइडिया क्या है। सेंट्रल आइडिया बहुत ज्यादा डीप नहीं है क्योंकि एक बहुत ह्यूमरस और sarcastic सी पोएम है। तो बोल रहे हैं द पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स बाय कैरोलिन वेल्स रिवॉल्व अराउंड द डेंजरस बट humorous ways to identify the wild animals. The poet tries to distinguish one animal. पोएटेस जो है वो एक एनिमल से दूसरे एनिमल में डिस्टिंग्विश कर रही है, यानी डिफरेंशिएट करके बता रही है बहुत ही सरकास्टिक और ह्यूमरस टोन से। बहुत ही सरकास्टिक क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला कि अगर वो खा जाएगा तो आप समझ पाओगे कि वो आप किसके द्वारा खाए गए हो। तो ये सरकास्टिक नहीं है कि पहले अपने आप को किल करवा लो, पहले अपने आप को मरवा लो, उसके बाद आइडेंटिफाई करो कौन सा जानवर से मरे हो। humorous approach से the poet suggests that it is very risky to be in such a close proximity to these wild beasts. तो बोल रही है कि इतना क्लोज जाना, किसी भी wild beast के इतना क्लोजनेस रखना बहुत ही ज्यादा रिस्की है हमारे लिए। The poem is thus very educative as it tells us about the various features of wild animals. बहुत ही educative poem है क्योंकि हमें बता रही है अलग अलग जानवरों के मारने का तरीका। तो information तो मिल रही है ना हमें, हम educate तो हो रहे हैं उस बारे में। ठीक है, दिस इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। नाउ इफ यू मूव टू द टोन ऑफ द पोएट, तो टोन बहुत ही ह्यूमरस और बहुत ही प्लेफुल है क्योंकि वो हर जगह बोल रहे हैं कि इनसे मर जाओ, इनसे मर जाओ, ये ऐसे मारता है, ये ऐसे मारता है। तो मारने के तरीके से आइडेंटिफाई करना है तो हम वैसे ही जानवरों को देख के कर लेंगे। तो बहुत ही ह्यूमरस और बहुत ही प्लेफुल टोन है। उसके बाद बहुत ही विम्सी और एग्जैजरेशन है। विम्सी हम बोलते हैं थोड़ा अनयूजुअल हंसी मजाक को, अनयूजुअल सरकाज़म को बोलते हैं, और थोड़ा एग्जैजरेशन है क्योंकि हर एक एनिमल के बारे में इतने अलग अलग तरीके से बताया है। टाइगर के बारे में उसकी स्किन से लेकर उसके मारने के तरीके तक को, फिर लेपर्ड के स्किन से लेकर उसके मारने के तरीके तक को, तो थोड़ा इसे एग्जैजरेट किया है। उसके बाद डायरेक्ट एड्रेस किया है और बहुत ही कन्वर्सेशनल अप्रोच रखी है। कन्वर्सेशनल क्यों? हैव यू एवर saw a bear, have you ever saw a chameleon on the tree? तो पूछ रहे हैं have you ever been able to like differentiate between hyenas and crocodiles? तो कॉन्वर्सेशनल है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोलती जा रही है, वो हमसे भी बीच बीच में पूछ रही हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट एड्रेस कर रही हैं एनिमल्स को और हमसे थोड़ा कॉन्वर्सेशनल स्टाइल में हमारी पोएम को लिखा है। उसके बाद टोन ऑफ द पोएट के बाद हम बात करते हैं पोएटिक डिवाइसेस की। तो बच्चों पोएटिक डिवाइसेस मैंने स्टैंजा वाइज बांट दिए हैं और कुछ पोएटिक डिवाइसेस यहाँ पर आपको मेंशन करके दिए हैं। मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे हर पोएटिक डिवाइस यूज हो रहा है। तो सबसे पहला पोएटिक डिवाइस हमारे पास है यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन किस तरह से बोला है कि यहाँ पर इफ यू एवर गो बाय चांस टू द जंगल्स इन द ईस्ट एंड देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज एंड टाउनी बीस्ट। तो हमारे सामने कौन आएगा? बड़ा और टाउनी बीस्ट। इफ ही रोर्स एट यू, हमने जो अ टाइगर इन द जू वाली पोएम थी उसमें भी ये पॉइंट देखा था कि हर जगह ही का यूज किया है, जबकि हम मैस्कुलाइन जेंडर के लिए ही यूज करते हैं, टाइगर्स वगैरह के लिए, एनिमल्स के लिए इट यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो पर्सोनिफिकेशन है ये ही के यूज की वजह से यहाँ पर गिवन है कि वो क्या करेगा। उसके बाद नेक्स्ट बोल रहे हैं अल्यूजन। अल्यूजन बच्चों हम किसी भी चीज को बोलते हैं जो हमें या तो हिस्टोरिक पास्ट से उठाकर देते हैं या किसी भी फेमस चीज का जिक्र जब हमारी पोएम में होता है तो उसको हम अल्यूजन बोलते हैं। तो एशियन लायन एक बहुत ही फेमस चीज है, इसीलिए वो एक अल्यूजन है, उसका यूज हमारी पोएम में किया है। बंगाल टाइगर में भी अल्यूजन है। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट बोल रहे हैं अजोनेंस। अजोनेंस कहां कहां पर बोला है? अगर आप इस सेंटेंस में देखोगे, शुड टू यू एडवांस, तो एडवांस में तो नहीं है, बट शुड टू यू, ओ का साउंड जो है वो कॉन्टिन्यूसली आ रहा है, सो दिस इज अजोनेंस। उसके बाद इंजैबमेंट की बात कर रहे हैं, तो आप यहां पर देख लीजिए, यहां पर देख लीजिए और यहां पर देख लीजिए, देयर इज नो पंक्चुएशन मार्क इस लाइन को एंड करने के लिए, और डायरेक्टली नेक्स्ट लाइन स्टार्ट हो गई है। तो ये तीनों ही लाइंस क्या हैं? ये तीनों ही लाइंस बच्चों इंजैब्ड है। उसके बाद इन्वर्जन बोल रहे हैं। इन्वर्जन समझिए होता क्या है? इन्वर्जन का मतलब होता है जब हम सेंटेंस में या लाइन में दो वर्ड्स की जगह को अदला बदली कर देते हैं जस्ट टू डेवलप अ राइम स्कीम बनाने के लिए हम जगह को जब अदला बदली कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं बच्चों इन्वर्जन। तो इन्वर्जन कहां पर यूज हुआ है? एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस। अब इस लाइन में अगर आप खुद ध्यान से देखेंगे तो आप समझ पाएंगे, इफ देयर शुड टू यू एडवांस होना चाहिए, और इफ देयर एडवांसेस टू यू, आपको ऐसे बोलेंगे ना, अगर वो आपके सामने आ जाए तो सेंटेंसेस में यहां पर एडवांस की जगह शुड के बाद से हटाकर लास्ट में कर दी है ताकि राइम स्कीम निकाल पाए, तो इसको हम बोलते हैं इन्वर्जन। यानी सेंटेंस में वर्ड्स की जगह का अदला बदली कर देना, मोस्टली ये सब्जेक्ट और वर्ब के साथ होता है, लेकिन यहां पर उन्होंने मॉडल वर्ब के बाद मेन वर्ब नहीं लगाई है, उसकी जगह को लास्ट में कर दिया है, तो इसीलिए यहां पर क्या यूज हुआ है बच्चों? यहां पर इन्वर्जन यूज हुआ है। ठीक है, ये कुछ पोएटिक डिवाइसेस इस स्टैंजा से रिलेटेड हैं। इसी के साथ हम एक बार यहां पर राइम स्कीम भी निकाल लेते हैं। तो राइम स्कीम कैसे निकालेंगे? एडवांस ईस्ट इज डिफरेंट, तो पहले हम यहां पर थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं। चांस एंड एडवांस, तो यहां पर हम इन दोनों में तो सेम राइम लगा रहे, ईस्ट में हमें सेम राइम नहीं आ रहा है, सेम साउंड नहीं आ रहा है, तो मैंने बी लिख दिया। ईस्ट एंड बीस्ट, देन डाइंग नहीं, लाइन, डाइंग लाइन, यहां पर जानबूझ के डी नहीं लिखा है ताकि उसका एन से राइम बनाया जा सके। तो हमारा फर्स्ट स्टैंजा का राइम स्कीम क्या निकला बच्चों? ए बी सी सी। ठीक है, हम देखेंगे नेक्स्ट स्टैंजा का भी हमारा राइम स्कीम अगर सेम निकल रहा है, यानी कि सारे स्टैंजास का राइम स्कीम सेम होगा, अदरवाइज चेंज होगा। उसके बाद नेक्स्ट वाले स्टैंजा के पोएटिक डिवाइसेस देखते हैं। सबसे पहला गिवन है पर्सोनिफिकेशन फॉर द वेरी सेम रीजन। क्या बोल रहे हैं? और इफ समटाइम व्हेन रोमिंग राउंड अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू। अब यहां पर हमें कहीं भी ही नहीं गिवन है, लेकिन क्या बोला है? अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू। तो वाइल्ड बीस्ट हमें ग्रीट करने थोड़ी आ रहा है, वो हमसे मिलने थोड़ी आ रहा है, इसीलिए यहां पर क्या है बच्चों? दिस इज पर्सोनिफिकेशन। क्यों? क्योंकि वो हमें ग्रीट करने नहीं आ रहा, वो तो हमें खाने आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है अल्यूजन। अल्यूजन यहां पर बंगाल टाइगर को है, क्योंकि ये भी एक फेमस चीज है, तो इसको हम बोल देते हैं यहां पर अल्यूजन। उसके बाद नेक्स्ट है ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन क्यों? क्योंकि ऑक्सीमोरॉन यहां पर ही मैं लिख रही हूं, एक तो वर्ड लिखा है नोबल, भाई कोई हम्बल है, नोबल है, अच्छा है, तो फिर वो वाइल्ड क्या है? ठीक है, तो नोबल और वाइल्ड दोनों ऑपोजिट वर्ड्स हैं और एक साथ लिखे हुए हैं। आयरनी, आयरनी क्या है हमारे पास? आयरनी ये है कि वो जो एनिमल है वो हमारे पास आ रहा है, और वो हमारे पास क्यों आ रहा है? ताकि वो हमें खा सके। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि वो हमारे पास क्यों आ रहा है? ताकि वो हमें ग्रीट कर सके। तो इसीलिए ये हमारी आयरनी बनती है कि वो हमें ग्रीट करने नहीं आ रहा है, वो हमें खाने आ रहा है। तो आयरनी इज ग्रीट में ही वर्ड छुपा हुआ है, क्या? किल। देन इंजैबमेंट कैसे देख पा रहे हैं हम? लर्न के बाद हमारे पास पंक्चुएशन मार्क नहीं है, इसीलिए हमने बोला कि ये लाइन इंजैब्ड है। इन्वर्जन, इन्वर्जन हमें कैसे देखने को मिलेगा? दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसर्न। बेसिकली लाइन होनी चाहिए थी, दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न
टू डिसर्न द बंगाल टाइगर। तो पहले ये आना चाहिए था, इसीलिए ये क्या है बच्चों, ये इन्वर्जन हो गया है, क्योंकि हमने यहां पर भी हमारे वर्ब को पहले नहीं रखा है, इन्फिनेटिव वर्ब बाद में आई है और उसके ऑब्जेक्ट हमारा पहले ही आ गया है, उसके पहले ही ऑब्जेक्ट का यूज कर रहे हैं। तो ये सारे पोएटिक डिवाइसेस है जो मैंने आपको यहाँ पर यूज करके बता दिए हैं। उसी के साथ हम इसकी राइम स्कीम भी एक और बार निकाल लेते हैं। राउंड, then u b, ground becomes a, u and u again b, and u becomes b, will give the same letter, and learn और discern, इसके लिए हम यूज करेंगे c and c। तो हमारी राइम स्कीम क्या निकल के आई है बच्चों, a b c c। तो ये हो गई हमारी इस स्टैंजा की राइम स्कीम, यानी कि ये सेम बन रही है पिछली वाली स्टैंजा की राइम स्कीम से। इसके बाद हम आगे देख लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टैंजा में हमसे बोल रहे हैं, फर्स्ट है हमारे पास पर्सोनिफिकेशन। तो पर्सोनिफिकेशन क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ पर वापस से लेपर्ड की बात कर रहे हैं लेकिन यूज कर रहे हैं ही। तो पर्सोनिफिकेशन में हम लोग ने ही की वजह से यूज किया है। पोएटिक लाइसेंस, जब मैं आपको स्टैंजा पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया कि लेफ्ट का स्पेलिंग क्या यूज करते हैं हम लोग, LEAPT, लेकिन पोएट ने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर लेफ्ट और लेफ्ट का स्पेलिंग मॉडिफाई किया है, तो इसीलिए ये पोएटिक लाइसेंस है। तो ये यहां पर लिख देते हैं हम LEPT एंड लेप। उसके बाद रेपिटेशन में उन्होंने यूज करा है लेप एंड लेप, और एलिट्रेशन वो यूज कर रहे हैं क्योंकि यहां पर उन्होंने बोला है इट विल डू नो गुड टू रोर विद पेन, ही विल ओनली लेप एंड लेप अगेन। तो यहां पर एलिट्रेशन हमें यूज करके दिया है लेप एंड लेप में। उसके अलावा और एक और पोएटिक डिवाइस बच्चों यहां पर हमें दिख रहा है, इट विल डू नो गुड टू रोर विद पेन। तो डू नो गुड, यहां पर आप कॉन्स्टेंटली साउंड सुन रहे हैं ओ का, तो इसीलिए हम यहां पर एजोनेंस भी लेंगे। ठीक है, तो ये सारे हमारे पोएटिक डिवाइसेस हो गए हैं इस पर्टिकुलर स्टैंजा के। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टैंजा की। तो नेक्स्ट स्टैंजा में हमारे पास सबसे पहला है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन उन्होंने इसीलिए बोला है क्योंकि बेर हमें हक दे रहा है, और इसके लिए यहां पर उन्होंने यूज करा है ही विल गिव यू जस्ट वन मोर कैरेस। तो पर्सोनिफिकेशन में हम हील के लिए यूज करेंगे। रेपिटेशन में वो यहां पर वेरी वेरी, इसीलिए यूज करा है रेपिटेशन। एलिट्रेशन कहां पर यूज कर रहे हैं, बी श्योर इट्स अ बेर, तो एलिट्रेशन इज फॉर बी एंड बेर। और एंजैपमेंट हम देखेंगे तो यहां पर हमें लास्ट सेकेंड लाइन में आई गेस की सामने दिखेगा दैट दिस लाइन इज एंजैप्ड। सो ये हमारे पोएटिक डिवाइसेस हो गए इस पर्टिकुलर स्टैंजा के। उसके बाद नेक्स्ट वाले की बात कर लेते हैं, टू डिस्टिंग्विश द बीस्ट ऑफ प्रे। सबसे पहले पर्सोनिफिकेशन। अब यहाँ पर देखिए, आप बोलेंगे कि मैम यहाँ पर तो ही वगैरह कुछ है नहीं। लास्ट की दो लाइंस देखिए, हाइनास कम विद मैरी स्माइल बट इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल। तो ना हाइनास जो है वो हंसते हुए आते हैं, ना क्रोकोडाइल्स वीप करते हैं। तो हाइनास का हंसना और क्रोकोडाइल का रोना, ये दोनों ह्यूमन इमोशंस होते हैं, इसीलिए पर्सोनिफाइड बोला है। तो दीज टू लाइंस आर पर्सोनिफाइड। ओके, इसीलिए यहां पर पर्सोनिफिकेशन लगाया है। उसके बाद एलिट्रेशन बोल रहे हैं नोवाइस माइट नॉन प्लस, तो ये हो गया है एलिट्रेशन। और एंजैपमेंट अगर हम बोलेंगे तो फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइन एंजैप्ड है, तो ये दोनों ही लाइंस एंजैपमेंट का एग्जाम्पल है। ये हो गए हैं हमारे इसके फिफ्थ स्टैंजा के पोएटिक डिवाइसेस। उसके बाद लास्ट वाले स्टैंजा पे हम जाते हैं, तो हमें बोला है पर्सोनिफिकेशन। क्यों बोला है पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि वापस से यहां पर बोला है ही हैजंट एनी इयर्स एट ऑल। यूज करना चाहिए था इट, बट यूज क्या कर रहे हैं, ही यूज कर रहे हैं, इसीलिए ये पर्सोनिफाइड है। उसके बाद कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स यूज करा है सिंगल और विंग के लिए, यहां पर तो लिख देते हैं ही, और यहां पर हम लिख दे रहे हैं सिंगल विंग। दोनों के अंदर देख लीजिए, आपको जी का जो परसिस्टेंट साउंड है वो सुनाई देगा। उसके बाद इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री दिस इज द कमेलियन यू सी। तो यहां तक हमारा ये सारे पोएटिक डिवाइसेस जो हैं बच्चों वो कवर हो गए हैं, और इसी के साथ हमने इस पोएम के टोन ऑफ द पोएट, सेंट्रल आइडिया, समरी और फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम देख लिया है। तो आई होप बच्चों आपको सारी पोएम्स अभी तक की जो हमने पढ़ी हैं वो समझ में आ गई होंगी। मैं फिर से आपको याद दिला दूं, जब भी पोएम पढ़े प्लीज अपनी बुक्स लेकर बैठे, सिर्फ सुनने से वीडियो आपको याद नहीं होती है।
अगर आप लोग बुक लेकर बैठेंगे तो ही आपको बुक में मार्क करने से समझ में आएगा कि आपने कितना लर्न करा है, कितना समझा है, कौन से वर्ड का क्या मीनिंग है, और आप उसको समराइज अच्छे से कर पाएंगे. So this was all for this video and this particular poem, students. Now I will see you again in the next video with a very new poem or chapter. Till then, I want you to deep स्टडी दीज चैप्टर्स ताकि आपको पीछे का पूरा बेस कंप्लीट हो जाए आगे बढ़ने से पहले. ऑल्सो डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकन ताकि कोई भी नई वीडियो का अपडेट आप लोगों से मिस ना हो. ऑल्सो डो नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस पर्टिकुलर चैनल विद योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स ताकि वो लोग भी बन पाए हाई प्रोफाइल. थैंक यू एंड हैव अ गुड डे.